ये हालत है आपके इस जल जीवन मिशन की। मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से कि आपके सरकार बजट नहीं दे रही, जो लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा। सारी टंकी बनाने की जो योजना थी, आप मुझे बताइए, टंकी आप बनाएंगे तभी प्रेशर आएगा, घरों में पानी पहुंचेगा। आपने उसे खत्म कर कर ट्यूबवेल से पानी दिलवा रहे हैं। आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं। जो ओवरहेड टैंक की योजना थी वो बहुत सारी जगह खत्म कर दी। ओवरहेड टैंक नहीं बन रहे, वो आपके जो मिस्त्री है बनाने वाले हैं, कोई स्पेशलाइज नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उसमें काम कर रही हैं। उन्होंने छोटे वाले को दे दिया, उसने उसे छोटे वाले को दे दिया, उसने उसे छोटे वाले को दे दिया। यानी पेटी डीलर वहां पर काम कर रहे हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में जनेश्वर मिश्रा गांव योजना चलाई, सारे गांव अच्छे हम लोगों ने कर दिए। हम लोगों ने लोहिया गांव योजना चलाई, सब गांवों में सीसी चला दी। विधायकों ने अपनी विधायक निधि से बढ़ाया। कुछ सरकार ने छोटा मोटा कोई योजना आपकी सरकार में बजट में गांवों को तो दी नहीं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 90% गांव टंकी के नाम पर उखाड़ दिए गए। ठेकेदार उस पर काम नहीं कर रहा, पेमेंट निकाल लिए गए, पैसे उसमें वो कर लिए गए। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी, ये जो योजना है आपके, जो स्कीम चलाई जा रही है, ये एक तरह से जो विधायकों को नल मिलते थे 100, आपने सिर्फ इसलिए बंद कर दिए आप हर घर देंगे। अभी 5-7 साल इस योजना का वो करने का वो नहीं है। हम लोग जाते हैं गांव के अंदर और लोग कहते हैं हम लोगों से कि आप हम लोगों को नल दे दीजिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर आर्सेनिक की तादाद इतनी हो गई है कि लोग जहर पी रहे हैं। लीवर की बीमारी, पेट की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई हाथ है तो खराब पानी का हाथ है। लेकिन कोई भी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जब जिस गांव में आप पानी नहीं दे रहे तो क्या 2 साल तक लोग प्यासे रहेंगे, 4 साल तक प्यासे रहेंगे? आप जो 100 नल विधायकों को देते थे, जो पानी की आज समस्या है, आप लोगों को कम से कम आप एक विधायक को 500 नल देने चाहिए जब तक पानी की समस्या है। नहीं तो जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा तो मैं दावे से कह सकता हूं मंत्री जी, लाखों लोग पानी की वजह से मर जाएंगे। मैं आपसे और एक अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री जी, हमारा इलाहाबाद के अंदर एक विधानसभा पड़ती है, मेजा विधानसभा, आप जांच कराइए वहां पे। पूरी पाइपलाइन की जो क्वालिटी है, जो पाइपलाइन डाल रहे हैं, आपने देखा 2 फीट 2 इंच का वो पाइपलाइन डाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या 2 इंच के पाइपलाइन के अंदर इतना प्रेशर हो जाएगा? अगर किसी का घर 4 फीट के ऊपर बना हुआ है तो 4 फीट में पानी पहुंच जाएगा? जो काम की गुणवत्ता है वो बिल्कुल बेकार है। आपने खुद इस सदन के अंदर कहा था कि जिस जगह भी हम लोग टंकी पूरी करेंगे, जिस जगह भी हम लोग टंकी का निर्माण पूरा करेंगे तो हम लोग वहां पर सड़कें सही कर देंगे। लेकिन सवाल लगाया जाता है, जवाब आता है कभी टेस्टिंग नहीं की गई, इसलिए सड़क सही नहीं की जा रही। तो मंत्री जी, कब आपका जल जीवन मिशन पूरा होगा? कब लोगों को अच्छा पानी मिलेगा? और कम से कम, ये आंकड़े मेरे नहीं है सर, ये आपकी वेबसाइट के दिए हुए आंकड़े हैं। कम से कम इन आंकड़ों को ठीक करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने 2,67,23,000 घरों में से 2,35,25,000 को पानी दे दिया। ये इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा झूठ मैं नहीं समझ सकता कुछ हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता, जितना बजट आप लाए हैं उस बजट के अंदर कहीं पर भी जल जीवन मिशन के अंदर कोई पैसा नहीं दिया। 8 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा जो उसमें काम किए हुए हैं। वो बेचारे दर की ठोकरे खा रहे हैं लोग। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ बिलारी गांव में, बिलारी के अंदर जितने भी सड़कें हैं वो सब तोड़ दी गई। मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है मंत्री जी कि लोगों को जब तक जल जीवन मिशन आपका पूरा हो, जब लोगों को आप अच्छा पानी दे सके, तब तक के लिए आप इतनी व्यवस्था अपने ही विभाग से या मिशन से कर दीजिए कि विधायक
अगर कहीं जिस गांव में आपकी योजना अभी काम नहीं कर रही है, उस गांव के आदमी अगर अच्छा पानी मांगना चाहते हैं तो कम से कम विधायकों को नल दे दें, जिनकी रिकमेंडेशन पर नल लग जाए। ये महत्वपूर्ण विषय है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके बारे में जांच करा लीजिए और इसे जरूर जांच करा लीजिए। इस महत्वपूर्ण विषय पे मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका। रविदास मल्होत्रा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया के मालिक ने पानी बना दिया है। सरकार को केवल उस पानी को जो लोग के घर में पहुंचाना है, सिर्फ ये काम करना है। सरकार को पानी बनाना नहीं है, पानी बना हुआ है और उसको पहुंचाने का काम करना है। और उसके लिए 2019 से में कहा गया और बजट दिया गया 3,60,000 करोड़ रुपए का, और उसके 5 साल में कहा कि यह काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 24 बीत गया, काम नहीं हुआ। गांव की हालात आपने सुनी। मैं जो ये विधानसभा जहां पर है, उस क्षेत्र का विधायक हूं, और यहां पर लखनऊ में सबसे व्यस्तम रोड है, आपने नाम सुना होगा, अमीनाबाद। अमीनाबाद से लेकर के मौलवीगंज, मौलवीगंज से रकाबगंज, रकाबगंज से नवान महल रोड और नवान महल रोड से नखास तक सड़क पूरी बनी हुई थी, और उस बनी हुई सड़क को तोड़ दिया गया और उसमें पाइपलाइन डाला गया। 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन पाइपलाइन के पड़ने के बाद न तो पानी आया है, न उसके ऊपर सड़क बनी है। कोई भी टंकी का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। आपने नाम सुना होगा नाका चौराहा, नाका से लेकर के रानीगंज, पांडेगंज, रकाबगंज, सुभाष मार्ग और मेडिकल कॉलेज तिराहे तक जो है वो जल मिशन योजना के अंतर्गत सड़क को खोद करके उसमें पानी का पाइपलाइन डाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद कई महीने बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, इतना बड़ा भारी भरकम बजट जो दिया गया है, उसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी काम नहीं हुआ। अब इन्होंने प्रस्ताव किया है कि 67,000 करोड़ रुपया हम देंगे और 28 तक जो है वो हर घर में पानी पहुंचने का काम करेगा। मानवा, बताना है आपके माध्यम से कि 28 तक ये रहेंगे नहीं, 27 में सत्ता परिवर्तन होना है और वहां पर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे, तब ये काम पूरा होगा। ये सरकार केवल जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आप बताइए, सड़क को खोद दिया गया, कई सड़कें मान्यवर ऐसी हैं कि जिनको खोदने के बाद भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है कुनी रकाबगंज से लेकर के बिराना चौराहे तक, ठग्गू मिष्ठान भंडार से लेकर के जागेश्वर महादेव मंदिर तक, ऐसी बहुत सी मानव सड़कें हैं जिनमें पाइप लाइन खोद कर डाल दिया गया है और वहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। और दुर्घटनाओं के साथ कभी गाड़ी पलट रही है, कभी टेम्पो पलट रहा है, कभी ईसा पलट रही है। कई लोग मान्यवर घायल चुके हैं। और मान्यवर जो है, हमारी एक बेटी बहन जा रही है मेडिकल कॉलेज, गाड़ी के अंदर ही उसको प्रसव हो जा रहा है। ऐसी हालात जो है पैदा हो गए हैं। और मान्यवर जो है, बार बार अनुरोध करने के बाद भी सड़क का निर्माण काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि बजट नहीं, इतना बड़ा बजट कहां पर खर्च किया गया। और मुझे मालूम हुआ है कि इसमें जो कंपनियों को ठेका दिया गया है, उसमें एक कंपनी ब्लैक लिस्ट कंपनी है और कई और प्रांतों में, यूपी में नहीं, तो दूसरे प्रदेशों में उसको ब्लैक लिस्ट करने का काम किया गया है। तो मानवर, आपके माध्यम से अनुरोध यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात होगी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जब लखनऊ शहर जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी में जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग को तोड़ करके जो बनाया गया है, तत्काल रूप से उसको रोड को ठीक कराया जाए। धन्यवाद। नगर निगम कहता है मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि कहता है मेरे पास फंड नहीं है, तो इसको जो है जल्द से जल्द वहां पर काम कराया जाए, क्योंकि ये पानी बहुत गंभीर समस्या है। अब टंकी भी बनवाने का काम करना है। तो आपसे ये अनुरोध है कि ये बहुत गंभीर समस्या है और जल आपको देना नहीं, बनाना नहीं है, केवल जो ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जल दिया है उसको करने का काम करना है। और इसमें भी ये सरकार फेल हो गई है। हम आप दावे के साथ कह रहे हैं कि 27 तक भी
चलिए, योजना आपको के वो- अंतर्गत लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा और 27 ये के बाद विषय सरकार बाद में बदलेगी, होएगा, तभी कौन आएगा, जो है कौन लोगों करेगा, के हर मगर घर में मंत्री जी का पानी जवाब आ पहुंचने जाए। का काम होगा। ठीक, उत्तर आने दीजिए। अब आपको ध्यान होगा, माननीय अधिष्ठाता मंत्री, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, लेकिन आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, सदन में जो जो बोला गया था कि सुशासन और स्वराज का शासन होगा। सुषमा जी आप देखेंगे लोकसभा उठाकर, अटल जी का जब इस्तीफा हो रहा था, और सुषमा जी सदन में बोली थी धारा 370, राम मंदिर, ये सब घोषणा किया था। और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक एक काम, और आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्व युद्ध होगा लेकिन हिंदुस्तान से अछूता रहेगा पानी, मैं गारंटी से। अब मैं पिछली बार पूरे डैम हमारे खाली थे, लगभग भर नहीं पाए थे। इस बरसात में पीने के लिए यानी सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी और ललितपुर कोशिश किया कि बरसात जैसा होता है, यदि लखनऊ में बरसात है, मैं तो सोनभद्र फोन करता हूं क्या बरसात हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारे डैम सब उधर है, तो क्योंकि डैम में पानी रहेगा तभी सप्लाई। वर्तमान की स्थिति जितने भी हमारे बंधे हैं, जितने भी हैं, पीने के लिए पानी कोई कमी नहीं दूंगा, और सिंचाई के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पानी, पीने के लिए भी पर्याप्त पानी है। लेकिन जो विषय उठाया है आपने, आर के वर्मा जी ने, पहले पूरा मैं बता देता हूं। भारत सरकार 2019 में प्रारंभ किया गया था और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल परियोजना के माध्यम से निर्धारित मात्रा में शुद्ध पेयजल, ये दिसंबर 2024 निर्धारित था कि 2000, परंतु ऐसी महामारी, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हमारा 2 साल बिल्कुल कोरोना वैश्विक महामारी में जाने के कारण एक कठिनाई हो गई। भूमि की उपलब्धता, गांव-गांव में विवाद के कारण, और कई स्थानों से, कई जगहों से एनओसी लेना पड़ता है, उसके कारण ये कठिनाइयां विलंब का कारण बना और थोड़ा विलंब हुआ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 के अंतर पूरे देश में ये योजना हमें पूर्ण करना था, लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार बने, इसको 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है कि सभी गांव की समस्या का समाधान करना है। विस्तारित अवधि में हम लोग इस समय प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 67 लाख परिवारों के सापेक्ष 2 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान, ये पानी नहीं, नल से कनेक्शन जोड़ दिया गया है, यानी इन घरों में भी पूरे में पानी नहीं पहुंचाने का है, मतलब नल से कनेक्शन जोड़ दिया गया है। एक मैं जो बोल रहा हूं, मतलब इतना जोड़ दिया गया है, बिंद और जुड़ गया भाई, दो एक मिनट बिंद और बुंदेलखंड में सभी जनपदों के कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है। 97,000 राजस्व ग्राम के सापेक्ष अब तक 32,000 ग्रामों में 100% प्रवासियों को नल संयोजन से योजना से पानी दिया जा रहा है, और 23,000 प्रधानों ने रिकमेंड कर दिया है। प्रमाण पत्र प्रधान से लिया जाता है, डीएम एक केडीएम जिले में मॉनिटरिंग करता है, थर्ड पार्टी एक है जो भी मॉनिटरिंग करती है, कोई जल जीवन मिशन के माध्यम से नहीं, डीएम एक केडीएम और प्रधान से बिना एनओसी का यह नहीं माना जाएगा कि गांव में काम कंप्लीट, वह करेगा तभी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा, वह कभी पूर्ण हो गया तभी उसको पेमेंट है, इसलिए 23,000 भी प्रधानों ने दिया है। लगभग अधिकांश पाइप पेयजल योजना ट्रायल एंड रन पर चल रही है। पूर्ण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से संबंधित ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। प्रदेश के पाइप पेयजल योजना के निर्माण के दौरान 4,80,000 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली बिछाए गए, इसमें 1,93,000 किलोमीटर विभिन्न प्रकार के सड़कों का डिसमेंटल किया गया, जिसके सापेक्ष अब तक 1,88,000 किलोमीटर सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया गया है। अवशेष सड़कों की मरम्मत की कार्य प्राथमिकता पर कराई जा रही है। उल्लेखनीय कि पाइप पेयजल योजना के घटकों के निर्माण के कार्य में प्रगति हुई है। अब देखिए 38,879 नलकूप के सापेक्ष 38,436 नलकूप हमारे बन चुके हैं, केवल 433 नलकूप बनाना है।
38,879 पंप हाउस के सापेक्ष 37,401 पंप हाउस बन चुके हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है, यानी 1,478 हमारे बनाने हैं। 38,075 ओवर हेड टैंक के सापेक्ष 37,561 ओवर टैंक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इसमें थोड़ा विलंब से चल रहा है। अभी 15,691 ओवर टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य हमारे प्रगति पर है। लगभग 5,60,000 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,06,534 किलोमीटर जल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। 32,829 सोलर प्लांट से आच्छादित पाइप पेयजल योजना के सापेक्ष 28,338 सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जो कार्य प्रगति पर है। इससे हमारा बिजली का बिल करोड़ों का बचने वाला है। बिना बिजली के भी हम पानी सप्लाई करेंगे, इसको गंभीरता से लिया हूं। ये नहीं कि बिजली चलेगी तो पानी नहीं मिलेगा, सोलर से हम पानी चलाएंगे और करोड़ों का मेरा बचत होने वाला है। अब देख ले, 2019 में जनहित रोगों की संख्या 4,43,480 थी, जो जीवन मिशन के आने के उपरांत 2024 में घटकर 7,638 हो गई। ये पानी शुद्ध पीने का कारण है। और जो हमारे माननीय आर.के. वर्मा जी, कमाल अख्तर साहब ने जो बोला, जो गांव का जिक्र किया, ये खमपुर, पूरे सुखदेवपुर, बाबूपुर, सुजा, अतरी, जाजापुर, मैं डायरेक्ट डीपीआरओ से प्रधानों का, सेक्रेटरी का नंबर मंगाया। मैं सीधे प्रधान से बात किया, ये सभी से, सभी प्रधानों ने, अब झूठ बोले चाहे सही बोले, जैसा कहें, ये हाँ दबा कोई नहीं, मैं सीधे बोला, मैं जल शक्ति मंत्री बोल रहा हूं। पहला तो शुरुआत किया, कोई प्रॉब्लम तुम्हें गांव में, कोई स्थिति तुम्हें लगता है कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, सीधे जल जीवन मिशन नहीं पूछा। हम कहीं फिर वहां जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उसने गांव में बोला पूरा हो गया है। जो दूसरे गांव, 3 गांव की एक जगह टंकी बनना है, दूसरे गांव से जो इस गांव में सड़क आ रहा है उसमें 50% अभी काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में चल रहा है। हम ये काम बंद हो गया, बोला नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन यहाँ का ठेकेदार करा अब पेमेंट नहीं। जो अख्तर भाई, अब थोड़ा पेमेंट मेरा ब्रेक हो गया है, अब फिर से पेमेंट उन ठेकेदारों को होगा, इसमें कोई डर नहीं, जो आप बोले हैं सही। ये सभी प्रधानों से मैं कांटेक्ट करता हूं और सीधे कोशिश करता हूं कि जो विधायक जी उठाए हैं, जो आपका तारीख इसमें लगे या न लगे, वह सभी से मैं सभी विषयों पर डिस्कशन करता हूं, कोशिश। और जो हमारे रविदास जी भाई साहब ने उठाया विषय, तो ये ग्रामीण पेयजल योजना है, शहर की सड़कों का पेयजल योजना नहीं है। ये ग्रामीण वाला था, जो आप पूरा बोल गए, वह इसमें नहीं आता है। उसका उत्तर बाद में माननीय अरविंद शर्मा जी, हमारे मंत्री जी, एक ग्रामीण पेयजल योजना जितना है उसका बजट ग्रामीण के लिए है, क्योंकि आप देखते थे ट्रेन से पानी आता था, किलोमीटर महिलाएं चलती थी। ये जितना योजना गरीबों के लिए बना है, गरीब कल्याण योजना के लिए, ये महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए इसलिए योजना बनाई है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। वह भाई साहब, एक मिनट, जो जांच होता है आप दिक्कत देना, जो गांव इसमें थे उस प्रधान से मैं पूछा, जो इसमें आपने 5-6 गांव दिया था। एक मिनट मैं आर के, मेरी सुनिए, इसमें जितने गांव आपके लिखे थे पहले वाले सिग्नेचर में, कल वाला जो उत्तर, मैं एक मिनट, जो उत्तर दिए थे आप, खामपुर पूरे, खामपुर पूरे सुखदेव, कल वाला, बाबूपुर जमुआ, सुजहा, यतरी, जाजपुर, शिव कुमार तिवारी, विमलेश देवी, ममता सिंह, राजेश कुमार, भैयालाल जी, राजकुमार, 2 महिलाओं का फोन नहीं उठा। ये जो गांव था वह भी बाद में लिख के दे देना, मैं दिखवा दूंगा, मैं कहां कर रहा हूं, मना कर रहा हूं, मुझे गांव दे देना। जो आपने उसमें लिखाया था उस प्रधान से भी मैं कोशिश किया, एक तो सरकारी उत्तर आता है, सरकार से आए। एक बार मैं सोचा सीधे डीपीआरओ से नंबर मांगा, मैं ब्लॉक प्रमुख में यो होता है उससे नंबर मांगा, हम कि दोनों सेक्रेटरी को दो, थोड़ा डायरेक्ट में बात कर लूंगा, एक्चुअली क्या है, थोड़ा उत्तर देने में मजा आता है, जमीनी हकीकत जान जाएंगे। तो इस कारण आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रहे, घर घर पाइप जल हमें पहुंचाना है 28 तक, जो है उसमें दिसंबर तक पूरा करना था, लेकिन महामारी ये समूह के कारण नहीं हुआ। जो योजना हमारी पूरा होगी, आपके पास कोई हो लिखित, आप दे देंगे अपने विधानसभा का, तो वह गांव जो दे देंगे पूरा लिख कर दे दीजिए। एक बार उसको मैं वहां के अधिकारी से पूछकर, जो काम नहीं हुआ उसको करवाएंगे। माननीय संग्राम जी ने जो कहा है, ये भी मैं कह रहा हूं, इसको कंपनी को ही करना है, जो लोकल में लगभग मैं आपको बताया था हो गया है, उसमें आप हमें लिख कर दे देना, अपने लक्ष्य हमें दे देना।
और ये कोई चर्चा मंत्री जी आपका केवल मैंने जिन परियोजनाओं वर्मा का जी जिक्र किया कि आपके पूर्व वर्मा जी आपको कह दिया मंत्री जी ने, आप लिख के दे दीजिए, उसकी जानकारी दे दीजिए। लेकर के वर्मा जी आप दे दीजिए, मंत्री जी का आ गया उत्तर और विस्तार से आया और आपको बोला भी है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग ये आग्रह किया जाता है। अब अगला तब तक जो गांवों में विधायकों से नलवल मांगते हैं तब तक मंत्री जी से कुछ कृपा करवा देना। ये शुद्ध, देखिए एक मिनट ना, आप बिसलेरी का जो पानी पीते हैं उसे मैं गारंटी से कहता हूं उससे शुद्ध पानी है, आपका जीवन बच। और नहीं जो आपने उठाया खारा पानी का, देखिए बलिया, उन्नाव, ये आगरा, मथुरा, नहीं फिरोजाबाद, ये स्वयं गंगा जी का पानी उठाकर दे रहा हूं भाई। एक काम शुरू हो गया। अब पिछले वर्ष से ये जिलों में तो सीधे गंगा जी से पानी उठाकर दे रहा हूं, पाइपलाइन मतलब बिछाकर। इन जिलों में जहां खारा पानी है, जहां खारा पानी, इसको तो गंगा जी से उठाकर सीधे पानी, बोरिंग से नहीं, यानी सीधे पानी दे रहा हूं। अब बजट पे चर्चा करते हैं। इसको तो कर दीजिए आग्रह कर दिया था आपने, फिर उसके बाद भी बोला, जब भी आग्रह कर दिया था मैंने। हाँ, अब इस पे बजट पे चर्चा है जी। ग्राह्यता का विनिश्चय तो कर चुका हूँ, मान्य कर दिया भैया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर आपसे पहले जब अध्यक्ष जी बैठे थे वो शाहिद मंजूर साहब से ये कह वो गए थे, अभी आएंगे अध्यक्ष जी। वो ये कह गए थे कि आपको सुना जाएगा। और आप बैठ 2 मिनट बैठ ले, मैं अभी बात हो गई है, करेंगे। अब बजट पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दो इधर से होगा ना, 2 इधर से 1 इधर से करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। तो करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा। हाँ करवा देता हूँ। आपसे कौन है? मंजू जी, डॉक्टर मंजू जी। ये कहा था कि इधर से बुलवाया जाए, प्लीज सर प्लीज सर। मैं था नहीं तो इसलिए मैं नहीं सर प्लीज सर, एक इधर से 2 उधर से, प्लीज सर। थैंक यू सर। अब वो हो गई, थैंक यू सर। कर देंगे तो ट्रांसफर कर देंगे। एक करा दीजिए, अरे हो जाएगा, एक ही बात है, भागा कोई नहीं, सब यहीं पे बैठे हैं आपके लिए। अब उनको कह दिया, महिलाओं का सम्मान होता है। 8,08,736 करोड़ के बजट के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, पिछले सप्ताह यहाँ कुंभ पे बड़ी चर्चा हुई, पक्ष और प्रतिपक्ष में दोनों में। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन धर्म, संस्कृति और पर्यटन का उदाहरण इस देश में क्या पूरे विश्व में प्रस्तुत करा। साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि धर्म, संस्कृति और पर्यटन की दिशा में उच्चतम स्तर का कोई कार्य हो सकता है तो हमारी सरकार के नेतृत्व में, माननीय योगी जी और उनकी टीम के नेतृत्व में ही हो सकता है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, पश्चिम में गढ़मुक्तेश्वर अब हमारा एक ऐसा स्थान है जहां हमारे कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सारे किसान और ग्रामीण श्रद्धालु वहां जाते हैं, करोड़ों की संख्या में। मैं निवेदन करती हूं कि गढ़मुक्तेश्वर और ब्रज घाट को भी पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण करा जाए और उसको विकसित करा जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की वहां पर बहुत मान्यता रहती है और जो हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनके बच्चों के मुंडन भी वहीं होते हैं और बहुत सारे वृद्ध जनों की इच्छा भी यही रहती है कि उनका अंतिम संस्कार भी ब्रज घाट पर हो। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इस पूरे क्षेत्र को सौंदर्यीकरण करा जाए और जो वहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक विकसित करा जाए। मान्यवर, मैं सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हम सभी चीजों को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, जैसे कि एम्स को भी डिसेंट्रलाइज करा जा रहा है और हमारे स्टेट्स में एम्स खोले जा रहे हैं, इसी तरह से मेरा निवेदन है सरकार से, अपने सभी साथी विधायकों की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कि जो हाई कोर्ट की एक बेंच है वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खोली जाए।
मान्यवर, न्याय मिलना भी बहुत जरूरी है और उधर पेंडेंसी बहुत रहती है। साधारण व्यक्ति को वहां जाने में बहुत दिक्कत है। अगर गंगा एक्सप्रेस से भी जाएगा तो लगभग 8 घंटे उनको लग जाएंगे। तो मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन है। और मान्यवर, यदि जमीन की जरूरत हो तो निश्चित ही मोदी नगर विधानसभा से क्षेत्र में निवाड़ी में और सैदपुर, हुसैनपुर, डीलना, चुड़ियाला में बहुत सारी जमीन है जहां हाईकोर्ट बन सकती है। और मोदी नगर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कि आसपास के सभी लोग, चाहे आरआरटीसी के माध्यम से हों, चाहे मेरठ डासना रोड के माध्यम से हों, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से हों, चाहे और माध्यम से हों, निश्चित ही इस स्थान तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूं सरकार को कि सरकार खेलों पर भी बहुत ध्यान दे रही है और खास तौर से जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है। और निश्चित ही खिलाड़ी भी सरकार की मंशा के अनुसार बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं आपको कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की सिमरन शर्मा जो पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आई है, हमारे छोटे से विधानसभा जो ग्रामीण अंचल की है, वो खिलाड़ी वहां से है। और सबसे ज्यादा हर्ष की बात यह है कि उनके जो कोच हैं सिमरन शर्मा के, जो पैरा ओलंपिक के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो भी मेरी विधानसभा क्षेत्र से हैं। और एक और कोच जो है विजय शर्मा, जो मीराबाई चानू के कोच हैं, वो भी मेरी विधानसभा मोदी नगर से हैं, विजय शर्मा जी। और बहुत सारे अर्जुन अवार्डी, बहुत सारे द्रोणाचार्य अवार्डी, वो मेरे मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से सरकार से निवेदन करती हूं कि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको खेलों की सुविधाएं देने के लिए हमारे निवाड़ी नगर पंचायत क्षेत्र में एक शूटिंग रेंज बना हुआ है। उसका मान्यवर बहुत बड़ा कैंपस है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी इंडोर गेम्स होते हैं, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है या अन्य गेम्स हैं, उस कैंपस में बहुत अच्छे से बन सकते हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सारी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में तलहटा और खंजरपुर में ग्राउंड चिन्हित करे जा चुके हैं खेलों के ग्राउंड के रूप में। उनको भी यदि विकसित कर दिया जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी उनको प्रयोग कर सकेंगे और वो अपना देश का नाम भी काफी ऊपर लेके जाएंगे। साथ ही साथ मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि सरकार ने डाटा सेंटर के लिए 1000 करोड़ का बजट स्वीकृत करा है। मान्यवर, बदलते हुए समय में निश्चित ही डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार ने कहा है कि 8 डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। अधिकतर डाटा सेंटर जो हैं बड़े जो हमारे मेट्रोज हैं, एनसीआर हैं, इन्हीं में बनाने की प्राथमिकता दी जाती है। मेरा सरकार से बहुत ही विनम्रता से निवेदन है कि यदि डाटा सेंटर भी बनाया जाए तो मेरी विधानसभा में बना दिया जाए। मेरी विधानसभा में जमीनें हैं अभी एलएमसी की भी और अन्य जमीनें भी बहुत सभी सदस्यों से आग्रह है कि 5 मिनट तक की समय रखें, ना तो सब नहीं बोल पाएंगे जी। सर, सूची बहुत बड़ी है। आधा मिनट सर, मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना के लिए। और मैं निवेदन भी करती हूँ कि मेरे मोदी नगर क्षेत्र का बड़ा नाला और खास तौर से गदाने क्षेत्र का नाला जो है उसको इस योजना के अंतर्गत ले लिया जाए। साथ ही साथ मेरी जो सीएचसी है उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार द्वारा बना हुआ है वार्ड, उसमें छोटे छोटे ऑपरेशन और कुछ सुविधाएं शुरू कर दी जाए। साथ ही साथ जो हमारा ईएसआई हॉस्पिटल है, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि केंद्र सरकार से बात करके मान्यवर उसमें चाहे पीपीपी मॉडल पे उसमें डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिए जाएं तो श्रमिकों को भी लाभ होगा और हमारे जो हैं और जो मरीज हैं उनको भी लाभ होगा। मान्यवर, मैं धन्यवाद देती हूं कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने प्राइमरी स्कूलों का जीर्णोद्धार करा, उनको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक लेके आए, दूसरे सदस्य देख के आए और बड़ा अच्छा एहसास होता है कि हमारे ईंट पत्थर बनाने वाले धन्यवाद डॉक्टर मंजू जी, उनके बच्चे भी प्री प्राइमरी में। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सदस्य थैंक धीरेन्द्र सिंह जी। 5 मिनट सब लोग सामने देखते रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं आभारी हूं अधिष्ठाता महोदय आपका, वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। और देखिए, अगर सदन में बजट पर चर्चा हो रही हो और जेवर पर चर्चा ना हो, वह जेवर जहां एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, वह क्षेत्र
जहां बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां हैंडलूम और टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से इस प्रदेश के विकास की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है जहां 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए उन्होंने इस बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और देखिए, वहां बनने वाला मेंटेनेंस रिपेयर हब जरिया बनेगा हमारे प्रदेश में विदेशी निवेश के आने का, क्योंकि अभी तक हमारे हवाई जहाज रिपेयर होते थे सिंगापुर और अन्यत्र जगह। अब हम इस लायक हो पाएंगे कि दुनिया के हवाई जहाजों को भी हम उत्तर प्रदेश के जेवर में रिपेयर कर पाएंगे। मैं आभारी हूं वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने 179 लाख करोड़ रुपया मंजूर किया इस प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जिसमें हम मेट्रो का विकास करेंगे, जिसमें हम एक्सप्रेस वेज के माध्यम से इस पूरे प्रदेश को एक ऐसी कनेक्टिविटी देंगे जो आधार बनेगी इस उत्तर प्रदेश के त्वरित विकास का। शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, इस प्रकार का बजट आवंटित किया गया है जिससे इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की इबारत लिखी जा सके। इसके साथ साथ यह समय है भारत के उस गौरवशाली अतीत का, जहां हम हिंदुस्तान की उस संस्कृति की पुनर्स्थापना का काम कर रहे हैं जो मध्यकाल में कहीं खोसी गई थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने महाकुंभ के माध्यम से दुनिया के समक्ष भारतीय संस्कृति का जो प्रदर्शन किया वह हमें गौरवान्वित करने वाला है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए इस सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अमिताभ कांत समिति का गठन हुआ था जो बायर्स की समस्याओं के निदान के लिए बनी थी। उसकी सभी सिफारिशें अभी लागू नहीं हो पाई हैं। मैं चाहता हूं कि शीघ्रता से वो सभी सिफारिशें लागू हों, जिससे कि उन बायर्स को जिनका करोड़ों रुपया डूब चुका है जल्दी से उन्हें उनका हक मिल सके। दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन वहां निजी स्कूलों की जो मनमानी है और जिस तरीके से वो हर वर्ष 10% फीस बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लिए परेशानी पैदा करते हैं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सरकार का अंकुश हो और हम मध्यम वर्ग को राहत दे सकें। अभी मेरी साथी विधायक मंजू जी ने हाई कोर्ट बेंच की बात कही थी। यह सही बात है सुलभ न्याय की। हम यह नहीं कहते कि वह बेंच कहां बननी चाहिए, वह झांसी में बन सकती है, वह गोरखपुर में भी बन सकती है, वह नोएडा में भी बन सकती है, वह मेरठ में भी बन सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये, आज जरूरत है, हिमालय की तलहटी का व्यक्ति 700 किलोमीटर दूर कैसे प्रयागराज जाकर न्याय की उम्मीद कर सकता है। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए इस प्रदेश में विभिन्न जगहों पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, जिससे लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस सदन में अपने मुख्यमंत्री जी का कि उस समय तत्कालीन सरकारों के समय में जब किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थी और उनकी जमीनों को छीना जाता था, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने घर पर बुलाकर किसानों से वार्ता करते हैं इस प्रदेश के विकास के लिए। और अभी पिछले दिनों 1200 रुपये प्रति मीटर की वृद्धि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन किसानों के लिए की है। तो मुझे इस देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता कि इतनी भारी वृद्धि किसानों की मुआवजे में की गई हो। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में मैं लिफ्ट एक्ट के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी सरकार का, जो वर्षों से समस्या थी। लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट पिछले सदन में पास किया था और आज वह लागू हो चुका है। उसके लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। नमस्कार।
समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर अली खान जी। उमर सर। उमर। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। आज आपने मुझे बजट पे चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की 1 नंबर सीट से ऊपर वाले के बाद जनता द्वारा मुझे यहां पर भेजा गया। मैं खुशनसीब हूं कि मैं जिस विधानसभा से हूं, भेंट से, वो मशहूर खानका शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह और माता शाकुंबर देवी जी का क्षेत्र है। मुझे फख्र है कि मैं माता शाकुंबर देवी जी और शाह अब्दुल कादिर साहब के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इस बजट के अंदर उनके क्षेत्र की अनदेखी की गई है। मुझे पहले भी बोलने का मौका मिला था और तब भी मैंने आवाज उठाई थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर वहां जाते रहते हैं, वहां से जाकर उन्होंने चुनाव की शुरुआत भी करवाई और पिछली बार भी मैंने मांग उठाई थी कि वहां पर भूरादेव और माता शाकुंबर देवी जी के बीच में जो वहां पर पुल की सख्त आवश्यकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री मिला भी था और मुझे पता हुआ था कि उसका अभी मंत्री जी वो बता रहे हैं टेंडर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो काम जल्दी चालू होना चाहिए क्योंकि दिन ब दिन वहां नुकसान होता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करूंगा कि भेंट विधानसभा, खासतौर से मैं अपनी विधानसभा की अगर बात करूं, वो पहाड़ी इलाका है। वहां पर या तो रैपिड फ्लड आता है और या फिर वहां बिल्कुल सूखा पड़ता है। मान्यवर, मैंने पहले भी, माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, बाढ़ नियंत्रण की बातें चल रही थी। मैं माननीय मंत्री जी का भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मैं 2 मिनट, माननीय मंत्री जी, मैं थोड़ा सा आपका भी तवज्जो चाहूंगा जी कि मेरा जो क्षेत्र है वो बाढ़ का क्षेत्र है या सूखे का क्षेत्र है। माननीय मंत्री, पीठ के साथ है, माननीय मंत्री जी का मैं पीठ